नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कुल 38 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई। 24 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला होगा। नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कुल 38 याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई की जा रही है। नीट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों पर बड़ा फैसला हो सकता है। जी हां, 24 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला होगा। तो 38 याचिकाओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और ऐसे में 24 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला होगा। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा उस फैसले पर मोहर लग जाएगी और उस फैसले के आधार पर अब आगे की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि नीट पेपर रद्द करने के साथ जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी परीक्षार्थियों की ओर से कि पेपर रद्द किया जाए, काउंसलिंग को भी रद्द किया जाए, उसे भी रोका जाए, ठीक हुआ भी वैसे ही। पेपर को रद्द किया गया और री एग्जाम उन परीक्षार्थियों के कराए गए जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो वहीं नीट पर सुप्रीम सुनवाई। नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी पर सुनवाई हो रही है। कुल 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट की 34 याचिकाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दाखिल की 4 याचिकाएं, परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगभग 38 याचिकाएं हैं। 34 इंस्टीट्यूट की ओर से ये याचिकाएं दायर की गई है। अलग अलग इंस्टीट्यूट की ओर से याचिकाएं दायर की गई। अब उस याचिका पर सुनवाई की जा रही है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा वही आधार बनेगा परीक्षार्थियों के आगे के भविष्य के लिए। आगे आखिर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, शाम करीब 6 बजे मॉस्को पहुंचेंगे पीएम मोदी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मॉस्को में होगा 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो देखिए, पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो गए हैं। रूस के बाद पीएम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मॉस्को में कार्यक्रम होगा। तो फिलहाल देखिए, मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉस्को के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। लेकिन फिलहाल मॉस्को का उनका ये दौरा बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी और इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इसके जरिए संबंध और बेहतर होंगे। तो देखिए, आज रूस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के बीच होगी चर्चा। क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर बात की जाएगी। द्विपक्षीय संबंधित और व्यापार पर चर्चा की जाएगी।
डिफेंस, तेल और गैस के एजेंडे पर भी बात होगी। बैठक का एजेंडा अब हम आपको बताते हैं, जहां पर फाइटर जेट SU-57 पर समझौता होने की उम्मीद है। एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौता हो सकता है। क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। डिफेंस, तेल और गैस का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर भी बातचीत होगी और द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार पर चर्चा की जाएगी। 2025 तक $30 अरब का ट्रेड लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक $50 अरब का निवेश होगा। चेन्नई और इसके साथ ही कॉरिडोर में निवेश करने के लिए भी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, ये रूस का जो दौरा है पीएम मोदी का, वो कितना खास रहने वाला है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हूं और खबरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारत रूस के बीच व्यापार वित्त वर्ष 24 में रूस से आयात जहां पर $61.44 बिलियन कच्चा तेल को लेकर भी यहां पर समझौता हो सकता है। वित्त वर्ष 2023 से 33% अधिक होगा। यहां पर वित्त वर्ष 2024 में रूस को निर्यात जो है वो $4 बिलियन का होगा। वित्त वर्ष 23 से 35% अधिक होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापार, भारत ने यहां पर 45 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा। दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात जो है वो 3 लाख करोड़ रहा। भारत का आयात जो है वो 50 लाख करोड़ रहा। तो ये भी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से अब तक किन किन चीजों को लेकर समझौते पहले भी हो चुके हैं और किस तरह उसका फायदा भारत ने उठाया है। भारत को आखिर वित्त वर्ष पर कितना और क्या प्रभाव पड़ता नजर आया है, इस ग्राफिक्स के जरिए जो आप देख रहे हैं, हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की। तो देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 22वां वार्षिक
शिखर सम्मेलन होगा जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का बुलावा गया है पीएम मोदी के पास। तो अब ये खास 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान रवाना हुआ उस समय की देख रहे हैं आप। कार्यक्रम की तैयारी किस तरीके से की जा रही है दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और चौथी तस्वीर जहां पर रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो विदेश में भी भारत संस्कृति की एक झलक जो है वो देखने को मिले। और इसके लिए बकायदा प्रैक्टिस की गई है, इसके लिए बकायदा तैयारियां पहले से की गई है ताकि पीएम मोदी जब यहां पर आए 22वें शिखर सम्मेलन में जब वो हिस्सा ले तो ये शिखर सम्मेलन बेहद खास और काफी खूबसूरत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शिखर सम्मेलन में जो रूस के साथ बातचीत होगी, रूस के साथ जो दोस्ती है उसे बरकरार रखते हुए कई चीजों पर फैसला लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा और हो सकता है इसके जरिए भारत में निवेश का बढ़ावा हो, भारत में विकास लगातार हो। वहीं पीएम मोदी 6 नवंबर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस के दौरे पर गए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज से 23 साल पहले के रूस दौरे पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और एक छोटे राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया, जिससे दोनों नेताओं के बीच दोस्ती के दरवाजे खुल गए। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी का मणिपुर दौरा। राहुल ने मैतेई रिफिल कैंप का किया निरीक्षण। लोगों ने राहुल से अपने दर्द को साझा किया, दर्द को बयां किया। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये वही मणिपुर है जो अभी कुछ समय पहले विवादों में रहा। ये वही मणिपुर है जिसका जिक्र हर एक डिबेट शो में और हर एक सदन की कार्रवाई के दौरान किया गया। ये वही मणिपुर है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष लगातार शुरुआत से ही करता आया है। और ये वही मणिपुर है जहां मैतेई और कुकी के बीच जो संघर्ष हुआ था, एक महिला के साथ जिस तरह से नग्न अवस्था में दुराचार किया गया था, ये वही मणिपुर है जो तब से चर्चा में आया। हालांकि फिलहाल राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं वो पहुंचे मणिपुर। यहां पर मैतेई रिफिल कैंप का उन्होंने निरीक्षण किया। लोगों ने राहुल गांधी से अपना दर्द साझा किया, लोगों ने राहुल गांधी को अपनी तकलीफ बताई और बताया कि वो कितनी परेशानी में जीने को मजबूर है। तो देखिए, मणिपुर असम दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे। मणिपुर पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने यहां पर हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया, हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मणिपुर से पहले असम पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों के कैंप का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने मणिपुर पहुंचकर हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उनसे मुलाकात की, हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनके दर्द को, उनके तकलीफ को बांटने की कोशिश की गई। मणिपुर से पहले असम पहुंचे और यहां पर बाढ़ पीड़ितों के कैंप का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात राहुल गांधी ने की है। तो देखिए, राहुल गांधी जो अब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा हाथरस में जो कांड हुआ था उस दौरान भी पीड़ितों से मुलाकात के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। वहीं मणिपुर पर बोले रविशंकर प्रसाद, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, राहुल गांधी कर रहे हैं राजनीति, राहुल गांधी से जिम्मेदारी की अपेक्षा है।
तो राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, यहाँ पर सभी को मिलकर शांति की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पक्ष के नेता, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद में क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है, ये मैं जरूर कहूंगा। तो इसलिए ये बहुत पीड़ादायक है। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए हैं, थोड़ा जिम्मेवारी से रहें। हेमंत सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट। सोरेन ने सदन में साबित किया बहुमत। सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं। थोड़ी देर में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जेल से आने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद हेमंत सरकार ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। सोरेन ने सदन में साबित कर दिया है बहुमत, और वहीं सोरेन सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं। तो देखिए 45 वोट जो है मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े हैं, और ऐसे में 45 वोटों के साथ हेमंत सोरेन सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट भी उन्होंने पास कर लिया है। आपको बताते चले कि फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद अब झारखंड में सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते ही कमान संभालने के लिए तैयार है। 45 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया, अब सिर्फ सरकार बनाने का दावा। देखिए, बिल्कुल सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया था, और उन्होंने 4 तारीख को जो बाहर आए थे, 28 तारीख को आए थे, उसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि वो सरकार बनाएंगे। विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया, और आज फ्लोर टेस्ट में वो पास कर गए और उन्हें 45 वोट पड़ी। हालांकि इसकी संभावना पहले से थी, इसकी उम्मीद पहले से थी कि हेमंत सरकार के पास जो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, वो संख्या बल उनके पास थी। हालांकि जो विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था, उसकी ये चर्चा होने के बाद वोटिंग होनी थी, लेकिन विधानसभा में देखा गया कि लगातार जो है हंगामा होता रहा, विपक्षी दल हमलावर थे, और कई विषयों को लेकर के हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, और कहा गया कि यह सरकार जो है इनके कार्यकाल में विकास नहीं हुए हैं, और इनके कार्यकाल में दमनकारी नीतियों को लाया गया है। तो कई तरह से घेरने का प्रयास किया गया, और उसी हंगामे के बीच वोटिंग हुआ। वोटिंग में एक तरफ जहां जो सत्तारूढ़ पक्ष थे उनके तरफ से वोटिंग हुई, हालांकि विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया, उधर से एक भी वोटिंग नहीं हुआ, और बाद में जो है 45 वोट इनके पक्ष में हुए, और विधानसभा अध्यक्ष ने फ्लोर टेस्ट पास करने की जो है प्रस्ताव दिया, और कहा कि हेमंत सरकार की यहाँ पे जीत हुई है, फ्लोर टेस्ट में वो पास कर गए हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि विपक्षी दल के लोग वहां से वॉकआउट कर गए थे, तो ये विशेष सत्र बुलाया भी गया था। विशेष सत्र के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब तकरीबन 3:30 बजे का टाइम जो है मुकर्रर किया गया है। राज्यपाल तकरीबन 11 लोगों को, 11 विधायकों को मंत्री और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, तो इसकी तैयारी चल रही है। तो एक बार फिर जो है हेमंत सरकार जो है सक्रिय हो गई है। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री वो तीसरी बार बने हैं, 13वें मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। तो इस तरह से जो है वो फिर से वो कमान संभाल लिए, सक्रिय हो गए हैं। लेकिन एक सवाल वो अपने पीछे छोड़ गए कि आखिर जब वो जेल जा रहे थे
तो चंपई सोरेन को जो उन्होंने अपना सत्ता का बागडोर दिया था, आखिर 5 महीने बाद जब वो जेल से निकले तो कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, कोई मौका नहीं था, आखिर क्यों उन्होंने चंपई सोरेन को क्विट करने के लिए कहा और फिर से मुख्यमंत्री का कमान संभाल लिए। इसको लेकर जाहिर सी बात है जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है झारखंड में, ये मुद्दा बनेगा। और आज विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही थी, यही बड़ा सवाल है। चंपई ये सोरेन जिस तरह से कमान संभालते नजर आ रहे थे और एकाएक मुख्यमंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हैं, जेल से निकलते ही अब वो एक्शन मोड में आ गए हैं। तो क्या इस बार 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इसका प्रभाव इस इलेक्शन पर पड़ता नजर आएगा? क्या जेएमएम के अंदर जिस तरह से पहले चंपई सोरेन को चुना गया और फिर जैसे ही हेमंत सोरेन आए उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, इसकी नाराजगी भी देखी जा सकती है नेताओं के बीच? देखिए, निश्चित तौर पर ये जब हेमंत सोरेन जब जेल चले गए थे, उसके बाद ये चंपई सोरेन को सत्ता के बागडोर उन्होंने दिया था और एक संदेश देने का प्रयास किया गया था जेएमएम की तरफ से कि ये जो है आगे जो 2024 का जो चुनाव होना है विधानसभा, वो चंपई सोरेन के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये बात कही गई थी। हालांकि जब वो क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं था कि उन्हें कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इतनी जल्दी बेल मिल जाएगी। तो बेल मिलने के बाद एक स्टेटमेंट बदल गया और स्टेटमेंट बदलने के बाद विधायक दल की बैठक हुई और हेमंत सोरेन फिर से काबिज हो गए मुख्यमंत्री के पद पे। तो ये जो मुद्दा है निश्चित तौर पर जनता का मुद्दा है और इसको विपक्ष जाहिर सी बात है मुद्दा बना के आज जो है वो विधानसभा के चुनाव में भजाने का प्रयास करेगा, कैश करने का प्रयास किया जाएगा। और ये मौजूद सवाल है कि अगर चंपई सोरेन को आप ये कोई मुख्यमंत्री का पद है, कोई झुंझुना तो है नहीं कि आप किसी को दे दिए फिर तो वापस ले लिए, तो ये बड़ा सवाल तो है। ये राजनीति में इस तरह की विडंबना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये घटना झारखंड में हुई है जो एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास बन गया है। एक मुख्यमंत्री का पद एक झुंझुना की तरह है, किसी को दे दिया फिर उसे ले लिया। और इसी तरह जो है हेमंत सोरेन ने जब वो जेल गए थे उनको दे के गए और फिर जब वो वापस आए तो 4 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद उनसे ले लिया। तो निश्चित तौर पर ये मरमरिंग है, पार्टी के अंदर भी मरमरिंग है, भले कोई सामने आकर नहीं बोल रहा है और ये चुनावी मुद्दा बनेगा और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, चंपई सोरेन पार्टी के या पार्टी सुप्रीमो के कहिए एक विश्वास पात्र थे। उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। वो जैसा जब उनको पद दिया गया था तभी उन्हें स्वीकार किया, जब उनसे पद लिया जा रहा था तभी उन्होंने कोई नाराजगी नहीं व्यक्त की है और कहा कि नेतृत्व परिवर्तन संगठन की डिमांड है, संगठन का मांग है, उन्होंने दे दिया। तो ये उनकी बड़प्पन है और इसी बड़प्पन के कारण वो इस बात ये जो अभी जो हेमंत सरकार बनी है वो पक्ष विपक्ष दोनों के कह सकते हैं कि मैंने उनके लिए एक मिसाल बने हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा बनना है और इस तरह की राजनीति में खेल नहीं होना चाहिए। ये चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।